नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। केरल, जिसकी गिनती देश के सबसे समृद्ध, अग्रणी और साक्षर राज्यों में होती है, मनोरम दृश्यों के लिए केरल देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद है। लेकिन अफसोस, केरल आज बीमारियों की चपेट में है। इस साल 20 जून तक 100 से ज़्यादा लोग बीमारियों की वजह से काल के गाल में समा चुके हैं। हज़ारों लोग वायरल संक्रमण की गिरफ्त में हैं। डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, हेपेटाइटिस ए और बी, डायरिया, चिकन पॉक्स और H1N1 फ्लू ने पूरे राज्य में अपने पैर पसार लिए हैं। राज्य सरकार भी इससे सकते में है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि केरल इन दिनों जानलेवा बीमारियों की गिरफ्त में है? केरल पर आई इस आफत का जिम्मेदार कौन है? केरल का मौसम इसके लिए किस हद तक जिम्मेदार है? और राज्य सरकार इससे निपटने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है? पूरे मसले पर तफसील से पड़ताल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। केरल के बाशिंदे इन दिनों एक अनजान खौफ के साए में जी रहे हैं। जनवरी से अब तक यहाँ 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और ख़ास बात यह है कि ये मौतें अलग अलग बुखारों की वजह से हो रही है। आम लोगों के साथ साथ सरकार भी सकते में है और बड़े पैमाने पर जन स्वच्छता अभियान चलाने की बात कह रही है। केरल इन दिनों बुखार की चपेट में है। राज्य के तमाम अस्पतालों में यही हाल है। जनवरी से अब तक सूबे के 14 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग तरह की बुखार की शिकायत के बाद अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचे। सरकार ने अब तक 116 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बुखार ग्रामीण इलाकों से ज्यादा शहरी इलाकों में तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले राजधानी तिरुवनंतपुरम से सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर बीमारी से लड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन मरीजों की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही। കൊച്ചിന് പനിയുണ്ട്, എൻ്റെ ഇളയ മോക്കും പനി, ഇതിനും പനിയാണ്. നീര് അവൾക്ക് ഭയങ്കര നീരാണ്. അവൾക്ക് ഹസ്ബൻഡൊന്നുമില്ല, 2 കുട്ടികളാണ്. പട്ട സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പം പട്ട സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്നിനെ കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സ്ഥിതി. राज्य सरकार के मुताबिक इस दौरान सामान्य बुखार, डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, हेपेटाइटिस ए और बी, डायरिया, चिकन पॉक्स और H1N1 जैसी बीमारियां अपने पैर पसार रही हैं। 1 जनवरी से 10 जून के बीच H1N1 के चलते सबसे ज्यादा 53 लोगों की मौत हुई। बुखार ने 25 लोगों की जान ली। डेंगू से 13 लोगों की मौत हुई, जबकि लेप्टोस्पायरोसिस ने 9 जानें ली। चिकन पॉक्स से 6 मौत हुई, हेपेटाइटिस ए से 4, डायरिया से 2, मलेरिया और हेपेटाइटिस बी से 1 मौत हुई। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल की आबादी करीब 3.5 करोड़ है। इस तरह राज्य का हर 23वां बाशिंदा इस वक्त किसी न किसी बुखार की चपेट में है। मरीजों की शिकायत है कि उन्हें अस्पतालों में बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ദയനീയാവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുമല്ല, ഡോക്ടർ ഇന്ന് കണ്ടില്ല, ഇന്ന് കാലത്തെ വന്ന് കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. सरकार खुद इस बात को मान रही है कि बुखार के ये मामले कहीं ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अस्पताल सभी मामलों का रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों को भर्ती करने की क्षमता पूरी हो चुकी है। इलाज और सुविधाओं के अभाव में सैकड़ों मरीजों को बिना इलाज के बीमारी से जूझना पड़ रहा है। രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതലായി 428 ടോക്കൺ ഇവിടെ 300
200 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്. ഡോക്ടറിനെ വന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് വേറൊരു പാർട്ടി പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ അസുഖം കൂടുതലാണ്, ഒന്ന് കാണിക്കാനുള്ള സൗകര്യം തരുന്നതിനുള്ള പറ്റില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. 3 ദിവസമായി. ഞാൻ ശാന്തിയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ച് കുറവില്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. ജലദോഷമില്ല, ഗ്യാസ്, ശരീരവേദനയും തളർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട്. स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि इस साल पूरे दक्षिण भारत में डेंगू और H1N1 वायरस के मामले काफी बढ़ रहे हैं। मॉनसून आने के साथ मच्छरों से फैलने वाले रोगों की तादाद भी बढ़ रही है। सही व्यवस्थाओं के अभाव में बारिश का पानी जमा होने और गंदगी के चलते शहरों में बीमारियों के फैलने की आशंका गहराती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल जैसे जागरूक और शिक्षित राज्य में बुखार का खौफ कई सवाल खड़े करता है। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई कदम उठाए। इसमें आम लोगों से स्वच्छता की अपील से लेकर सर्वदलीय बैठक तक शामिल है। विपक्षी दलों ने भी गंभीरता को देखते हुए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का वादा किया है। केरल में अलग अलग बुखारों से होने वाली मौतों ने सरकार की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। मॉनसून के साथ साथ बीमारियों के फैलने का खतरा और मंडराने लगा है। चौतरफा दबाव के बीच सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी दलों के साथ बैठक की और इस संकट से उबरने में सहयोग की अपील की। साथ ही विपक्ष से कुछ सुझाव भी मांगे गए। सर्वदलीय बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसमें 27, 28 और 29 जून को बड़ा स्वच्छता अभियान चलाने पर सहमति बनी। स्थानीय निकायों को अपने स्तर पर सर्वदलीय बैठक बुलाने को भी कहा गया। स्वास्थ्य विभाग से अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती के निर्देश दिए गए। प्राइवेट अस्पतालों और रिटायर्ड डॉक्टरों से भी सेवा लेने की बात कही गई। प्राइवेट अस्पतालों से मरीजों को इलाज के लिए मना नहीं करने को कहा गया। ज्यादा मरीज होने पर प्राइवेट अस्पतालों में अस्थायी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त वार्डों को खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्थानीय निकायों को अपने फंड से बीमारियों की रोकथाम के निर्देश दिए गए, जिसे बाद में राज्य सरकार लौटा देगी। इसके अलावा स्थानीय निकायों को प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों में 1 डॉक्टर और 1 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2 डॉक्टर्स और 2 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के निर्देश दिए गए। इसके अलावा आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टरों की भी सेवाएं लेने का फैसला हुआ है। കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി ചേരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ MLA-മാർക്കും ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. എല്ലാ MLA-മാർക്കും, അതായത് ഈ ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് പ്രവചനം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ MLA-യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്ത് അവിടെ പനി വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവിടുത്തെ DMO, DPM ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കണം. सरकार ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए आम जनता के साथ साथ छात्रों, NCC कैडेट्स, शैक्षणिक संस्थाओं और NGO से भी आगे आने की अपील की है। इसके अलावा हर जिले में मॉनिटरिंग सेल स्थापित किए गए हैं, जबकि किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा चुका है। जैसे गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि ऑल पार्टी मीटिंग है। इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ MCD होती है, वहाँ भी लोकल एजेंसीज होती हैं, उनकी एक मीटिंग होती है। उनसे वो सबसे पहले इनपुट्स लेते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन ज़्यादा है। वहाँ पे डेंगू भी हो रहा है, चिकनगुनिया भी हो रहा है, ऑब्वियसली डेंगू ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा वहाँ पे कोलेरा भी होता है, डायरियल डिजीज़ भी होती हैं, टाइफाइड भी होता है, मलेरिया भी होता है। सबसे पहले तो बात है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स होते हैं। अब अगर वहाँ पे टाइफाइड फैल रहा है तो उसके लिए आपको वाटरबोर्न डिजीज़ है, पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसे कंट्रोल करना होता है। लेकिन जो मेन दिक्कत होती है वो होती है वायरल डिजीज़ को मैनेज करने में, क्योंकि वायरस की प्रोपोगेशन बहुत फास्ट होती है, मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होती है। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने स्वास्थ्य हालातों की समीक्षा करते हुए गंदगी से जमा होने से मच्छरों के प्रजनन को बुखार और दूसरी संचारी रोग फैलने का प्रमुख कारण माना। विजयन ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के साथ साथ विभिन्न क्लबों के सदस्यों को युद्ध स्तर पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने स्वास्थ्य पर सरकारी नीतियों की आलोचना तो की, लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर सरकार का साथ देने की बात कही। विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथाला ने इससे पहले मुख्यमंत्री P. विजयन के आवास पर उनसे मुलाकात कर
इस समस्या से निपटने के लिए कुछ सुझावों के साथ ही एक भी सौंपा था। विपक्ष ने इसे आपातकाल की स्थिति करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल में तेजी से पैर पसार रही बीमारियों के ये आंकड़े भयावह हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर केरल जैसे अग्रणी और शिक्षित राज्य में बीमारियां इस कदर क्यों फैल रही हैं? संपन्न राज्य होने के बाद भी क्या कारण है कि राज्य सरकार इसे रोकने में असमर्थ है? और वो कौन सी वजह है कि जिनसे केरल इन दिनों बीमार चल रहा है? आइए इनकी पड़ताल करते हैं। भारत के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत में स्थित राज्य केरल को प्रकृति का एक नया तोहफा माना गया है। भारी तादाद में पर्यटक केरल के सौंदर्य का लुत्फ उठाने आते हैं। केरल देश के अग्रणी राज्यों में शुमार किया जाता है, जहां पर साक्षरता दर 94% है, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। वहीं शिशु मृत्यु दर देश के राज्यों में सबसे कम है। यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केरल को पहला शिशु सौहार्द राज्य के रूप में मान्यता दी है। केरल का सेक्स रेशियो पूरे देश में सबसे अच्छी तस्वीर पेश करता है। केरल जैसे सुशिक्षित और संपन्न राज्य में बीमारियों का इतना भयानक प्रकोप एक बड़ी विडंबना है। जानकारों का कहना है कि केरल में फैल रही महामारियों के लिए वहां की जलवायु भी काफी हद तक जिम्मेदार है। केरल में एक तरफ जहां बहुत तेज धूप होती है, तो वहीं बारिश भी जमकर होती है। राज्य की अधिकांश जमीन दलदली है और वातावरण में नमी भी बहुत ज्यादा है, जो कि मच्छरों और जीवाणुओं के पनपने के लिए माकूल माहौल पैदा करते हैं। मानसून आता सबसे पहले केरला में आता है, तो प्लेंटी ऑफ रेनफॉल है, बहुत धूप है और बहुत रेनफॉल है, इसीलिए वहाँ पे जंगल बहुत हैं, वहाँ पे प्लांट्स हैं, हरियाली है, लेकिन इसी कारण से वहाँ पे मार्शी लैंड बहुत है, दलदली है, लेक्स हैं। केरला में ऑलमोस्ट 40 रिवर्स हैं, तो इतना पानी होता है, तो ऑब्वियसली जब ऐसा टेम्परेचर होगा, ह्यूमिड, गर्मी होगी, पानी होगा, तो वहाँ पे मच्छर प्रोपोगेट करते हैं। केरल में बीमारियों की एक बड़ी वजह मॉनसून को भी माना जा रहा है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की आमद सबसे पहले केरल में होती है। यहाँ जून से अक्टूबर के अंत तक बारिश होती है। ऐसे में बरसात के मौसम में लोग पानी जनित कई तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। साथ ही संक्रमण का खतरा भी फैल जाता है। शहरीकरण और तेजी से हो रहे कंस्ट्रक्शन की वजह से जल जमाव की स्थिति बन रही है। सरकारी बदइंतजामी भी बीमारियों को दावत दे रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रही है जो कि वो वेदर फ्रेंडली नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है, पानी का जो कलेक्शन है और पानी का जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो गया है, पानी कलेक्शन बढ़ गया है। तो इसकी वजह से पानी इकट्ठा होने से वहाँ पे जो लार्वा हैं वो मच्छर के पैदा हो रहे हैं। राज्य सरकार ने बढ़ती बीमारियों से निपटने के लिए बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने की बात जरूर कही है, लेकिन सच्चाई ये है कि केरल जैसे संपन्न राज्य को भी डॉक्टरों की कमी से जूझना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की तादाद काफी कम है। इसी के साथ जरूरी दवाइयों के स्टॉक की भी किल्लत है। अमृता चौरसिया, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आज हम उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के एक कोया आदिवासी गांव में हैं। कोया आदिवासियों का अपना जीने का एक खास अंदाज है, उनकी अपनी भाषा बोली है, उनके अपने रीति रिवाज हैं। लेकिन उनके जीने का मुख्य सहारा मजदूरी है।
शहीद भगत सिंह, स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारी। आजादी के दीवाने भगत सिंह ने नौजवानों को सिखाया, देश के लिए जरूरी हो तो जान पर खेल जाओ, मगर बेवजह किसी का खून न बहाओ। क्रांति की नई इबारत लिखने वाले भगत सिंह ने कहा, बम और बंदूक नहीं, विचार लाते हैं इनकलाब। इंसान मरते हैं, विचार रह जाते हैं। जो देश के लिए जीते हैं, मरकर अमर हो जाते हैं। सितारों की कहकशा है, यूं ही घूमते रहने का मजा ही कुछ और। हम अपना प्यार बढ़ा रहे हैं, प्रेम, ये प्रेम की बातें होती हैं। मेरा मजहब इंसानियत है। बांसुरी को लेके और उसको मैं गाऊं ध्रुपद शैली में तो कितनी अच्छी बात हो। मैं सोचता नहीं हूँ, मैं महसूसता हूँ। सपनों की उड़ान और उनके संघर्ष की रहगुजर। हिंदू एक महकता हुआ फूल है और मुसलमान एक महकती हुई जूही का दरख्त है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा, पर मैं रियाज करूंगा। रास्ते पे पड़े हैं कीटाणु की तरह, लेकिन इंसेक्ट। बिना चोट लगे कोई आदमी अपना रास्ता नहीं बदलता है। आइए चलिए मेरे साथ ताबिंदा सितारों की खूबसूरत महफिल में। देखिए शख्सियत हर शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। केरल के अलावा देश के कई दूसरे हिस्सों में भी बड़ी तादाद में लोग बुखार और संक्रामक बीमारियों से पीड़ित हैं। लाखों लोग स्वाइन फ्लू, टाइफाइड और वायरल की चपेट में हैं और संक्रामक बीमारियों को खत्म करने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाफी दिख रही हैं। केरल में इस साल सिर्फ स्वाइन फ्लू के 300 से 400 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वाइन फ्लू के अलावा डेंगू और वायरल संक्रमण की वजह से 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात सिर्फ केरल के खराब नहीं है, देश के दूसरे हिस्सों में भी लाखों लोग वायरस और बैक्टीरिया जनित रोगों की चपेट में हैं। मॉनसून आने के साथ ही इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। कई जगह संक्रमित बीमारियों से निपट पाने के इंतजाम नाकाफी साबित हुए हैं। सबसे पहले तो बात है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स होते हैं। अब अगर वहाँ पे टाइफाइड फैल रहा है तो उसके लिए आपको वाटर बोर्न डिजीज़ है, पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसे कंट्रोल करना होता है। लेकिन जो मेन दिक्कत होती है वो होती है वायरल डिजीज़ को मैनेज करने में, क्योंकि वायरस की प्रोपोगेशन बहुत फास्ट होती है, मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होती है। और वायरस के जो पहले 3-4 दिन के सिम्टम्स हैं वो एक जनरलाइज वेग से सिम्टम है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस साल H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस यानी स्वाइन फ्लू से 10 से ज्यादा लोगों की जान गई है। मुंबई में इस साल स्वाइन फ्लू के करीब 300 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इस महीने बुखार से कम 15 लोगों की मौत हुई है। यूपी में ही जापानी बुखार यानी इंसेफ्लाइटिस का कहर जारी है। 2005 के बाद से यूपी में इस बीमारी से 10,000 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं। बंगाल में है बहुत ज़्यादा, जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं। तमिलनाडु में मैं नहीं कहूँगा इतना ज़्यादा है, मुझे नहीं मेरे पास स्टेटिस, लेकिन इधर यूपी के देवरिया वगैरह में हर साल वो वायरल इन्सेफ्लाइटिस होती है। और हमारा जो बहुत कोस्टल इलाके हैं, जैसे कि कोई केरला आपने कर ही दिया इंक्लूड, इसके अलावा कुछ गुजरात के हिस्से हैं कोस्टल, महाराष्ट्र में भी ये चीज़ देखने को मिली थी पिछली बार। तो कई स्टेट्स ऐसी हैं जो इन बीमारियों से जूझ रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल 17 जून तक चिकनगुनिया की 105 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली में इस साल डेंगू के 50 मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में इस साल मलेरिया के 500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राज्य के 129 गांव मलेरिया से बुरी तरह पीड़ित हैं। छत्तीसगढ़ में भी बुखार और मौसमी बीमारियां लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर रही हैं।
राज्य में हर महीने औसतन 50 लोगों में मलेरिया की पुष्टि हो रही है। राजस्थान में मार्च के बाद से कम 15 लोगों में स्वाइन फ्लू पाया गया। इसमें से 6 की जान चली गई। देश भर में फैल रही संक्रामक बीमारियों के आंकड़े बताते हैं कि सरकारें इनसे निपट पाने में नाकाम रही हैं। सरकार मच्छरों की ब्रीडिंग रोकने के लिए आज तक कोई ठोस कार्य योजना नहीं बना सकी है। कई नगर निगम और नगर पालिकाओं के पास साफ सफाई के लिए जरूरी संसाधन तक नहीं है। हर साल बरसात से पहले स्थानीय स्तर पर साफ सफाई और संक्रमण से निपटने की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही जमीन पर उतर पाती हैं। नव विक्रम सिंह के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। देश में मॉनसून कई तरह की बीमारियां लेकर आता है। बारिश की आमद के साथ ही कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया एक साथ सक्रिय हो जाते हैं और इसके चलते तरह तरह के बुखार के अलावा कई दूसरे संक्रामण रोग फैलने का खतरा भी बना रहता है। विशेष में जाते जाते देखिए मॉनसूनी बीमारियों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। इजाजत दीजिए, नमस्कार। मॉनसून की बारिशें गर्मी से राहत लेकर आती हैं। शायद इसलिए पूरे साल देश के लोग मॉनसून का इंतजार करते हैं, लेकिन कई बार बारिश की बूंदों का मजा लेना लोगों के लिए सजा बन जाता है। बारिश अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आती है। इस दौरान वायरल, बैक्टीरियल और फंगस संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। कुल मिलाकर मॉनसून जहां फसल और अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए अच्छा है, वहीं आम आदमी की सेहत के लिए दुखदायी भी है। ये सीजन आ गया जिसमें मच्छर ग्रो करेंगे। मच्छर ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली वो वेक्टर है, वो डिजीज को स्प्रेड करते हैं। तो साथ ही साथ वो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर एक ही है, तो वो जो एक मच्छर होगा वो इन दोनों बीमारियों को आगे प्रमोट करता है। उसके अलावा केरला में पहले किसी समय पे चूंकि वहाँ पे जानवर बहुत हैं, बर्ड्स बहुत हैं, तो वहाँ पे एवियन इन्फ्लुएंजा किसी टाइम पे काफ़ी फैल चुका है। तो केरला इज़ वन प्लेस नॉन एपिडेमिक्स हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट वहाँ पे स्टेप्स ले रही है इस चीज़ को अभी से रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। आप अगर वेक्टर को रोक लेंगे तो आप डिजीज़ को रोक पाएंगे। एक बार डिजीज़ फैल गई तो फिर आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उस बीमारी को रोक नहीं करते। मॉनसून के दौरान मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू, पीलिया और वायरल जैसी बीमारियां फैलना आम है। ह्यूमिडिटी बढ़ने से कई तरह की त्वचा रोग और फंगस इन्फेक्शन भी फैलते हैं। इस मौसम में लोगों को एक्जिमा, मुहासे और सोराइसिस जैसी गंभीर त्वचा समस्याओं का खतरा बना रहता है। पानी में भीगने से सर्दी, जुकाम, फ्लू भी तेजी से फैलते हैं। इसके अलावा आंखों और पेट में कई तरह के इन्फेक्शन भी बरसात में आमतौर पर लोगों को निशाना बना सकते हैं। दरअसल बरसात के दौरान जगह जगह जल भराव हो जाता है। इससे संक्रमण पैदा करने वाले कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस जन्म लेते हैं। इसी पानी में संक्रमण को फैलाने वाले मच्छर और मक्खी जैसे जीवों के लार्वा भी पनपते हैं। इसके चलते बरसात में बीमारियां फैलने का खतरा बाकी दिनों से ज्यादा होता है। इसके अलावा दूषित खाने और पानी की वजह से भी लोग कई तरह के संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। पानी इकट्ठा नहीं होने देने से आप हजारों बीमारियों को रोक सकते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस से लेकर चिकनगुनिया तक। और वाटर लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जो जिसका ताल्लुक हमारी एजुकेशन से है और हमारी ब्रेन मेंटेलिटी से है कि हम जब कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ वाटर लॉगिंग होने दे रहे हैं या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो घर में जो पानी है उसको इकट्ठा हम कैसे कर रहे हैं, हमारे कूलर में कितने दिन में सर्विस कर रहे हैं। तीसरा जो है हम अपने स्लोप्स को कैसे बचा के रख रहे हैं। तो ये स्लोप्स को बचा के रखना, घर में पानी नहीं इकट्ठे होने देना और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पानी को जो है चेंज करते रहना, उसको रिसाइकिल कहते हैं। वाटर शुड बी रिसाइकिल्ड। मॉनसून के दौरान बीमारियों से बचने के लिए कई एहतियात जरूरी हैं। इस दौरान दूषित पानी और खाने से बचना जरूरी है। उबला या फिल्टर हुआ पानी और खुले में बिकने वाले खाने पीने की चीजों से दूरी कई बीमारियों से बचाने में कारगर है। भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचाव और संक्रमित लोगों से दूरी लोगों को बीमारी से दूर रख सकती है। इसके अलावा घरों के आसपास साफ सफाई और जल भराव ना होने देने से भी कई बीमारियां दूर रखी जा सकती हैं। नव विक्रम सिंह के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।